नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने सोमवार को इलेक्ट्रिक कार निर्माता के भारत में प्रवेश की योजना का खुलासा किया है। इसमें उन्होंने कहा कि टेस्ला कारों को भारत में लाने की प्रक्रिया जनवरी 2021 में शुरू होगी। टेस्ला क्लब इंडिया के एक ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए मस्क ने कहा कि टेस्ला अगले साल तक भारतीय बाजार में प्रवेश करने के लिए तैयार है। मस्क ने यह भी साफ कह दिया कि संभावित रूप से जनवरी में हम ऑर्डर कॉन्फ़िगरेशन को शुरू करेंगे। कमजोर घरेलू संकेतों के चलते मंगलवार को बाजार हल्की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। बीएसई 37 अंक नीचे 40,555 पर और निफ्टी 11 अंक नीचे 11,919 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। भारत में आईटी, ऑटो और मेटल शेयरों में हल्की तेजी है, जबकि बैंकिंग शेयरों में गिरावट है। निफ्टी में अल्ट्राटेक सीमेंट और भारतीय एयरटेल के शेयरों में 2-2% की बढ़त है। इसके अलावा टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील के शेयरों में भी 1-1% से ज्यादा की तेजी है। अनलॉक के दौरान आर्थिक गतिविधियां धीरे धीरे शुरू होने से भर्तियों में सुधार दिख रहा है। कोरोना की मार से बुरी तरह प्रभावित ट्रैवल, रियल एस्टेट और वाहन क्षेत्र में भी नौकरियां बढ़ी हैं। नौकरी जॉब स्पीक सूचकांक के मुताबिक मासिक आधार पर ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में भर्ती गतिविधियां सर्वाधिक 48% और रियल एस्टेट क्षेत्र में 44% बढ़ी है। सूचकांक के मुताबिक सितंबर में कुल 1,755 नौकरियां निकली हैं। यह अगस्त के 1,413 नौकरियों के मुकाबले 24% ज्यादा है। फार्मा क्षेत्र में भर्ती गतिविधियां 44% बढ़ी है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से लगातार छठवें दिन डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया। वहीं पेट्रोल की कीमत में पिछले 19 दिनों से कोई फेरबदल नहीं हुआ है। सोमवार को भी दिल्ली में पेट्रोल 81 रुपए 6 पैसे पर स्थिर रहा। वहीं डीजल के दामों में भी कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। कोरोना संकट के बीच इस साल कई कंपनियों की लिस्टिंग शेयर बाजार में हुई है। एसबीआई कार्ड्स, हैप्पीएस्ट माइंड सहित कई अन्य कंपनियां शामिल है। इन कंपनियों ने लिस्टिंग के दिन निवेशकों को शानदार मुनाफा दिया है। इसके अलावा शेयर बाजार में बढ़त को भी सहारा दिया है। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप बीते हफ्ते रिकॉर्ड हाई 161 लाख करोड़ रुपए स्तर को पार कर चुका है। इसमें कई नई लिस्टिंग वाली कंपनियों की हिस्सेदारी 1,28,000 करोड़ रुपए की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 43वीं जीएसटी परिषद की बैठक के नतीजों पर कहा कि राज्यों की जीएसटी की कमी को पूरा करने के लिए कोई आम सहमति नहीं बन पाई। उन्होंने कहा कि देश में 21 राज्य ऑप्शन 1 से सहमत है, जबकि बाकी राज्य केंद्र के प्रस्ताव से सहमत नहीं है। इस पर बाकी राज्यों से चर्चा के बाद फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि 50 साल के लिए लोन सुविधा की सभी राज्यों ने तारीफ की। चीन के साथ ज्यादा सरोकार रखने वाला यूरोप का सबसे बड़ा बैंक एचएसबीसी चीन और अमेरिका के बीच चल रहे ट्रेड फाइनेंस में फंस गया है। इससे हांगकांग स्थित इस बैंक का प्रॉफिट बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। खबर है कि आज या कल में अमेरिका इस बैंक पर कड़ी कार्रवाई करने का फैसला ले सकता है। अमेरिका ने बीजिंग के नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लागू करने का मौखिक समर्थन करने के लिए हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन के हांगकांग ऑपरेशंस पर निशाना साधा है। इसके बारे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का कहना है कि इसने वित्तीय हब की स्वतंत्रता और अधिकारों को काफी कमजोर किया है। उपभोक्ता महंगाई 10 सितंबर में 65 बीपीएस बढ़कर 7.34% के स्तर पर पहुंच गई है। अगस्त में यह 6.69% पर थी। यह बढ़त इसलिए हुई क्योंकि हाल ही में खाद्य पदार्थों की कीमतों में बहुत तेजी देखी गई है। यह पिछले 8 महीने का सबसे ऊंचा स्तर है। हालांकि 2019 के सितंबर की तुलना में यह करीब 2 गुनी है। उस समय यह 3.99% पर थी। उधर आईआईपी के आंकड़ों में 8% की गिरावट अगस्त में आई है। यह जानकारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक है। अनिल अंबानी की प्रॉपर्टी को जब्त करने की चीनी बैंकों की कोशिश नाकाम हो सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में चीन के उन तीनों बैंकों को नोटिस भेजा जिन्होंने अनिल अंबानी को उधार दिया था। कोर्ट के इस कदम से चीनी बैंकों के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। बता दें कि चीन के 3 बैंकों ने इसी साल मई में लंदन में अनिल अंबानी के खिलाफ मामला जीता था। अनिल अंबानी पर इन बैंकों का 5,276 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। फूड एंड बेवरेज पेप्सिको अब भारतीय बाजार में अपने कारोबार का विस्तार के लिए उत्तर प्रदेश में निवेश करने का सोच रही है। पेप्सिको इंडिया के अध्यक्ष अहमद अल शेख ने कहा है कि कंपनी बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश स्थित अपने नए स्नैक्स संयंत्र में निवेश बढ़ाकर 814 करोड़ रुपए कर रही है। कंपनी भारत में अपने स्नैक्स व्यवसाय को 2 गुना करने के लिए प्रतिबद्ध है। पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र स्थित खाद्य संयंत्रों की क्षमता भी बढ़ा रही है। फार्मा, एफएमसीजी, एजुकेशन और आईटी समेत कई सेक्टर्स में हायरिंग एक्टिविटीज में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। अगस्त के मुकाबले सितंबर में देश भर के हायरिंग एक्टिविटीज में
24% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार अनलॉक के दौरान आर्थिक गतिविधियां धीरे धीरे शुरू हो रही है। ऐसे में हायरिंग एक्टिविटीज भी बढ़ी है। इसके अलावा बीपीओ, आईटी, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस जैसे सेक्टर्स में भी नौकरियां बढ़ी हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।